Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Mohammad Zubair Khan Gauri. Today our topic from the chapter number 2, that is the state of solid. Last time हम लोगों ने solid state के बारे में अपने टॉपिक का आगाज कर लिया था. तो solid state के बारे में हमने क्या पढ़ा था? हमने solid state के बारे में पढ़ा था पॉइंट नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ठीक है जी. दूसरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो ये कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से टाइटली पैक्ड होते हैं और इतने टाइटली पैक होते हैं कि ये स्लिप भी नहीं हो सकते. इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती और इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है. जब हमने बिहेवियर ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ा तो हमने सबसे पहले कॉम्प्रेसिबिलिटी के बारे में पढ़ा कि सॉलिड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल होता है, यानी कि कॉम्प्रेस नहीं होता. इसलिए हमने ये लाइन पढ़ी, The compressibility of solid is 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में इतना टाइटली पैक होते हैं, जैसा कि हमने ये डायग्राम भी आपको शो की थी, कि इनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती ही नहीं है. जब होती ही नहीं है तो ये कंप्रेस ही नहीं होंगे. गैस तो यूं कंप्रेस हो जाती है कि इनके दरमियान देखें ये स्पेसेस हैं. लिक्विड भी हाईली प्रेशर के ऊपर कंप्रेस हो जाती है कि इसके दरमियान भी बहरहाल स्पेस बाकी होती है. लेकिन सॉलिड के दरमियान स्पेस होती ही नहीं है तो ये कंप्रेस नहीं होते. लेकिन अगर आपने इनके ऊपर प्रेशर डाला, इसको कंप्रेस करने की कोशिश की, तो पॉइंट नंबर 2 डिफॉर्मिटी हो जाएगी, यानी कि बदसूरती हो जाएगी, यानी कि वो अपनी असल शक्ल खो देगा. और मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई कि जैसे कि हम एक सॉलिड के मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ देखें हाई प्रेशर डाल रहे हैं तो क्या हुआ कि ये अपनी असल शक्ल खो देगा. पहले इसकी शक्ल स्क्वायर थी, बाद में इसकी शक्ल इस तरह हो गई. तो ये डिफॉर्मिटी होती है. मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी. आप एक कार लें, कार को आप जो है वो कंप्रेस करने की कोशिश करें, कार कंप्रेस हो जाएगी लेकिन फिर कार की शक्ल खराब हो जाएगी, वो कबाड़ा बन जाएगी. फिर उसके बाद हमने हेडिंग नंबर 3 हमने पढ़ी कि डिफ्यूजिबिलिटी, कि सॉलिड का फैलाव मुमकिन है या नहीं. तो लाजमी सी बात है, फैलाव तो तब मुमकिन होता है जब मॉलिक्यूल्स मूव करें, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो टाइटली पैक होते हैं, उनके दरमियान तो कोई स्पेस ही नहीं होती. तो सॉलिड के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती तो इसलिए वो टाइटली पैक होते हैं और उनके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव नहीं होते. इसी वजह से नो डिफ्यूजन, कोई डिफ्यूजन नहीं होती. हाँ, वाइब्रेशन मोशन होती है. वाइब्रेशन मोशन कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन को, जिसको हम वाइब्रेट कहते हैं ना. तो सॉलिड के अंदर बहरहाल वाइब्रेशनल मोशन होती है, लेकिन सॉलिड जो है वो डिफ्यूज नहीं हो सकते. फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा, मेल्टिंग. मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलाना. सॉलिड को आप आसानी से पिघला सकते हैं. कैसे पिघलाएंगे? जब आप सॉलिड को हीट करेंगे. जब आप हीट करेंगे तो सॉलिड के मॉलिक्यूल जो टाइटली पैक थे, इनके दरमियान क्या होगा? इनके दरमियान आहिस्ता से स्पेस बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हीटिंग के दौरान मॉलिक्यूल एक्सपेंड होते हैं. तो ये वाली जो क्वालिटी है ये लिक्विड की है. तो यही वजह है कि अगर आप कैंडल वैक्स को हीट करें तो वो मेल्ट हो जाता है. अगर आप आइस को, बर्फ को किसी आप गर्म प्लेस पे रखें तो वो वापस वाटर बन जाएगा, यानी कि सॉलिड बिकम लिक्विड ऑन हीटिंग. ठीक है. और हमने इसकी वजह भी बता दी थी कि मॉलिक्यूल एक्सपैंड होते हैं तो सॉलिड जो है वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये हमने एग्जांपल भी दी थी आपको. सब्लिमेशन कहते हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड के बजाय डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए. व्हेन सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस ऑन हीटिंग. ये इस सूरत में होता है जिसको हम ब्लास्ट प्रोसेस भी कह रहे होते हैं, कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जब आप हीट करते हैं तो वो ब्लास्ट होते हैं, एकदम फैलते हैं. तो वो लिक्विड के बजाय डायरेक्ट गैस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस ज्यादा होती हैं. तो हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़े थे और ये हमारी तकरीबन जो है वो कितनी डेफिनेशंस थी हमारी? ये 5 डेफिनेशंस थी हमारी. ठीक है. ये हमारी 5 डेफिनेशंस आ रही है. ये मैंने 4 क्यों लिखी? एक तो हो गई हमारी कॉम्प्रेसिबिलिटी, एक हो गई हमारी डिफॉर्मिटी, एक हमारी हो गई डिफ्यूजिबिलिटी 3, ये मेल्टिंग हमारी हेडिंग नंबर 4 थी, और ये सब्लिमेशन हमारी हेडिंग नंबर 5 थी. नाउ वी आर मूविंग टू हेडिंग नंबर 6, जो कि हमारी है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल. अब हमने जरा इस चीज को समझना है कि ये जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, लेट मी चेक. तो हमारे पास ये छठी हेडिंग नहीं है, बल्कि हमारे पास अब एक पूरा टॉपिक है, और वो टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टल का और टाइप्स ऑफ क्रिस्टल का. ठीक है जी. ये हमारे पास जो है वो टॉपिक आएगा. अब हमारे पास
तो ये बात याद रखिएगा कि सॉलिड के हमारे पास दो किस्म के शेप होते हैं, सही है। हमने देखा शेप ऑफ सॉलिड, दो किस्म के शेप होते हैं। एक कहलाता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक कहलाता है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ये बात याद रखिएगा, जैसे हमने कहा था ना सॉलिड हैज द डेफिनाइट शेप, तो अब हम सॉलिड के शेप के ऊपर ही बात कर रहे हैं। तो सॉलिड के अगर हम शेप के ऊपर बात करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ शेप, इसको आप हेडिंग ये भी कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो हमारे पास सॉलिड की दो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक कहलाती है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक कहलाती है इमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहते हैं कि ये वो सॉलिड होते हैं जिसका आप ये समझ लें कि हम इसका कहेंगे इसका एक डेफिनाइट शेप होता है, डेफिनाइट शेप होता है, यानी कि जिसका पक्का शेप होता है, या हम यूं कहें कि मैं इसको आसान जुबान में कह दूं, जिसका एक ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या हुआ, इसके पास साइड्स भी होंगी यानी कि एक्सिस, और इसके पास एंगल्स भी होंगे, यानी कि एक मखसूस ज्योमेट्रिकल शेप आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। लेट सपोज आपके पास एक क्यूब है, एक क्यूब की मैं एक डायग्राम बना देता हूं, तो ये आपका जो है वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ आपको एक्सिस भी नजर आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और इसके आपको एंगल्स भी नजर आ रहे हैं। यू कैन इजीली फाइंड आउट दी एंगल्स। ठीक है, मैं इसकी एक प्रॉपर डायग्राम बना देता हूं। जैसे कि हमारे पास एक ये शेप है क्यूब का, आप देखें ये अलोंग एक्स एक्सिस भी आपको इसका शेप नजर आ रहा है, आपको इसका अलोंग एक्स एक्सिस भी शेप नजर आ रहा है ऊपर से नीचे, आपको वाई एक्सिस में भी शेप नजर आ रहा है आपको ऊपर से नीचे, और एक्स एक्सिस में शेप नजर आ रहा है हॉरिजॉन्टली, और इसका जेड एक्सिस में भी शेप होगा जो आपके साइड में से ये आपकी ये जो डंडियां निकल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इसके एंगल्स भी हैं, ये देखें ये एक एंगल बन रहा है, आपका एंगल बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं परफेक्ट जियोमेट्रिकल शेप। ऐसे शेप जिसके एक्सिस भी हो यानी कि साइड्स, और जिसके एंगल भी हो, उसको आप कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। व्हेन दिस सॉलिड हैज अ परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप, it means कि it has axis and it has angles, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका 3 डायमेंशनल शेप होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपके पास एग्जांपल के अंदर NaCl के क्रिस्टल आ रहे होते हैं आपके पास, ठीक है, जिसका क्यूबिक शेप होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास ये कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या कहलाता है ये? क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। अब दूसरा आता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इमॉर्फस सॉलिड। इमॉर्फस सॉलिड उसे कहते हैं जिसका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, यानी कि जिसके कोई साइड्स आप नहीं काउंट कर सकते, या जिसका कोई एंगल आप नहीं नाप सकते। और एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है प्लास्टिक, एग्जाम्पल में आपके पास आ जाता है रबर। तो प्लास्टिक और रबर का शेप तो होता है, लेकिन परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, इसका 3 डायमेंशनल शेप नहीं होता, तो इसलिए जो है वो हम इसको कहते हैं ये इमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, यानी कि जो आपकी पाउडर फॉर्म में हो, ये आपका इमॉर्फस फॉर्म कहलाता है, इमॉर्फस सॉलिड कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी हमारे पास एक बड़ा टॉपिक है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड में हमने दो शेप पढ़े। एक शेप था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, साइड्स होती हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाली, और इसके एंगल्स होते हैं, तो ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर इसके अलावा एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं कि जिनका जो है वो आपका कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता, ये आपके एमॉर्फस सॉलिड कहलाते हैं।
तो अब जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास जो है वो एक बड़ा टॉपिक है। इसकी भी हमने टाइप्स पढ़नी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, और फिर इसका जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक चार्ट बनता है जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो वो भी हमने अभी पढ़ना है। तो ये हमारा एक बड़ा टॉपिक है। इमॉर्फस सॉलिड हमारे पास इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बस बोर्ड में जो है वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस आ जाते हैं। सही है, तो वो डिफरेंसेस आप याद कर लीजिएगा। जैसे आप क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये कह सकते हैं कि इट हैज थ्री डायमेंशनल शेप कह सकते हैं, और इमॉर्फस सॉलिड में आप कह सकते हैं कि इसका जो है वो इरेगुलर शेप होता है, यानी कि डज नॉट पजेस अ रेगुलर शेप, आप ये भी कह सकते हैं। फिर आप ये कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, चूंकि इसका थ्री डायमेंशनल शेप होता है, एक परफेक्ट शेप होता है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम यू करें, ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड, मैं यूं लिख देता हूं, और ये है इमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, इसका आपका जो है वो एक्सेस और एंगल यानी कि परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इसका परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। ठीक है, आप इसको यू भी कह सकते हैं, इसका इरेगुलर शेप होता है, यू भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि जब इसका एंगल और एक्सिस बिल्कुल वेल डिफाइंड होते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है, यानी कि एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है। मिसाल के तौर पे 113 डिग्री सेल्सियस, ये एक मखसूस मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, जबकि इनका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होता। सही है, तो इनका जो है वो हम ये कह सकते हैं कि डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरिएट होता रहता है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरा जो है, ये आराम से क्लीवेज हो जाते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है आराम से ये टूट जाते हैं, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप है, ये आपके टूट जाते हैं। एमेरफस फॉर्म जो होता है ये ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है जी, तो आप इसको कहते हैं डू नॉट ब्रेक डाउन एट फिक्स क्लीवेज। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपके कुछ पॉइंट्स हो गए इसके। ठीक है जी, तो आगे हम चलें। क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम डिटेल पढ़ें तो सबसे पहले फिर हमारे पास जो टॉपिक आएगा वो है टाइप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की अब हम टाइप देख रहे हैं। ठीक है, पहली कहलाती है आपकी एटॉमिक क्रिस्टल, दूसरी है आपकी आयोनिक क्रिस्टल, तीसरी है आपकी कोवलेंट क्रिस्टल, और चौथी है आपकी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। ये चार टाइप्स आती हैं आपकी क्रिस्टल्स की। ठीक है, अच्छा, ये जो एटॉमिक क्रिस्टल है इसका एक दूसरा नाम है, इसको हम मेटालिक क्रिस्टल भी कहते हैं। सही है, ये आप यूं कह सकते हैं कि जब एटम्स जो है वो आपस में ज्वाइन हो रहे होते हैं एक मखसूस टाइप की वजह से, जिसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, तो वो जो शेप बना रहे होंगे वो आपका जो है वो मेटालिक या एटॉमिक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है जी, वो आपका क्या कहलाता है, एटॉमिक या मेटालिक क्रिस्टल कहलाता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका हाई होता है, यानी कि मेटालिक बॉन्ड से जो आपका शेप बनेगा ना वो कहलाएगा आपका एटॉमिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल। आप यूं भी लिख सकते हैं द एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। तो वो जो मेटल की जो आपकी पिक्चर होगी जिसके अंदर अरेंजमेंट हो रहे होंगे उनके पॉजिटिव आइंस, तो वो जो एक इमेज बना रही होगी, तो वो जो आपकी इमेज होगी वो आपकी एटॉमिक क्रिस्टल कहला रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, आयोनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं, जिसके अंदर आइंस, आप यहाँ पे देखें आइंस की बात हो रही है। आइंस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है पॉजिटिव आइन और एक कहलाता है हमारा नेगेटिव आइन। ठीक है जी, तो अब ये जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आइन आपस में जुड़ के जो बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, ये आपका आयोनिक बॉन्ड बन रहा होता है। क्या बन रहा होता है आपका, आयोनिक बॉन्ड बन रहा होता है। जैसे लेट सपोज एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके दूं तो यहाँ मैं इसको रेड कलर से देता हूँ। हमारे पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, सोडियम के पास प्लस आ जाता है।
इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो उसके पास माइनस हो जाते हैं। ये प्लस माइनस आयन है, ये आपस में जो मिलते हैं NaCl जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, ये आयोनिक बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ये आयोनिक बॉन्ड। तो अब लाजिम सी बात है, इस NaCl का जो शेप होगा, इस NaCl का जो क्रिस्टल होगा, ये आपका क्यूबिक शेप बनाता है। तो ये जो आपका क्रिस्टल होगा ये आयोनिक क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है बेटा, ये बात भी समझ में आ गई आपके पास? ठीक है, यानी कि आयोनिक बॉन्ड के नतीजे में जो आपके कंपाउंड बनेंगे उनका जो शेप होगा, जो क्रिस्टलाइन शेप होगा उसका, वो कहलाता है हमारा आयोनिक क्रिस्टल। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट क्रिस्टल्स जो होते हैं ये वो होते हैं जो आपके कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से बने हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से बनते हैं आपके। ठीक है, तो अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए से जो है वो आपके पास जो बॉन्ड बनते हैं वो कहलाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड के जो क्रिस्टल्स होंगे वो आपके कहलाएंगे कोवलेंट क्रिस्टल्स। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट की। अच्छा, डायमंड है, डायमंड डायमंड के अंदर क्या होता है? डायमंड और ग्रेफाइट बेसिकली कार्बन है। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ डायमंड की। डायमंड के अंदर एक कार्बन बाकी 4 कार्बन के साथ जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ा होता है। ये जो मैं डैश बना रहा हूँ ना, लंबी लंबी लकीरें जो बना रहा हूँ मैं, ये आपके कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में क्या होता है? डायमंड जो है वो एक ऑक्टाहेड्रल शेप बना देता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट भी जो है वो इस तरीके से आपका जो है वो एक शेप बनाता है। इस तरीके से ये डायमंड का शेप बन रहा है। तो ये जो कार्बन है ना, ये सब कार्बन है, ये आपस में एक दूसरे से कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जुड़ रहे हैं। तो ये जो आपका 3 डायमेंशनल शेप बना रहे हैं, ये जो आपका एक परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं, ये हमारे पास कोवलेंट क्रिस्टल बनाएंगे। तो एग्जाम्पल में हमारे पास डायमंड और एग्जाम्पल में हमारे पास ग्रेफाइट भी हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हैज बीन डिस्कस्ड। नंबर 1 एटॉमिक क्रिस्टल। एटॉमिक क्रिस्टल कब होते हैं? जो किसी भी एटम के या मेटल के आपके क्रिस्टल्स हों, जब एटम आपस में मिलते हैं तो मेटालिक बॉन्ड बना रहे होंगे तो फिर वो जो क्रिस्टल्स शो करेंगे वो एटॉमिक क्रिस्टल्स हैं। आयोनिक क्रिस्टल किसे कहते हैं? कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, और बॉन्ड भी कौन सा बना रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? कि जिसके अंदर अपने वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसके ऊपर प्लस साइन आता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसके ऊपर माइनस साइन आता है। तो ये प्लस और माइनस आपस में मिलके बॉन्ड बना के एक कंपाउंड बनाते हैं। उस कंपाउंड का जो शेप होगा वो कहलाएगा आयोनिक क्रिस्टल। सिमिलरली कोवलेंट क्रिस्टल किसे कहते हैं? कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ रहे हैं। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या है? जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे होते हैं, ना तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ना कोई ले रहा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन लेन देन की पॉलिसी है ये आयोनिक बॉन्ड कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग की पॉलिसी है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो आपके पास कंपाउंड बन रहे हैं उनका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो आपके पास कोवलेंट क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स आते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जो है वो क्रिस्टल्स होते हैं जो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, यानी कि आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये किससे मिलकर बनते हैं? ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिनके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं किसी फोर्स के जरिए, यानी कि आप यूं कहते हैं डू नॉट कैरी एनी चार्ज। अब जब ये एक दूसरे के पास कोई चार्ज नहीं रखते, ठीक है, अब जब चार्ज नहीं रखते तो फिर ये आपस में एक दूसरे से जुड़े कैसेंगे? ये बाय अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस के जरिए से जुड़ते हैं। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी हो सकती है? हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकती है, ठीक है, या आपकी ये वैंडर वॉल फोर्सेस हो सकती हैं। सही है, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। एग्जाम्पल में आपके पास आ जाएगी आइस। सही है, आपके पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, अगर ये किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहा होता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से जुड़ रहा होता है। ठीक है,
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास जो है वो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक का ऑक्सीजन दूसरे के हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। अब उससे देखें आपके ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए, ठीक है। और अगर ये एक शेप बना रहे, शेप की सूरत में बनाएंगे, जब आप पानी को फ्रीज कर दोगे तो ये बर्फ बन जाएंगे। जब बर्फ बन जाएंगे तो वो जो उस बर्फ का जो क्रिस्टल है वो आपका मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन के जो है वो आपस में वाटर मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना। तो वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ रहे होते हैं वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से जुड़ रहे होते हैं। और दूसरा वैंडरबॉल फोर्सेज होती है, जो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर की अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, उसके जरिए से भी जुड़ रहे होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स हो गए हमारे पास, ठीक है जी। तो वी हैव डिस्कस्ड द फोर टाइप ऑफ क्रिस्टल: एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। क्रिस्टल्स किसे कहते हैं? ऐसा शेप जो परफेक्ट थ्री डायमेंशनल और ज्योमेट्रिकल शेप हो, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड। और वो जो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप से मुराद क्या होता है कि उसके एक्सिस हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, जिसको हम ये कहें कि इसकी साइड्स हो और उसके एंगल्स हो। और जिसके साइड और एंगल्स नहीं होते उसको हम कहते हैं इमॉर्फस सॉलिड, उसका ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। तो जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं जिसका ज्योमेट्रिकल शेप होता है, तो वी हैव फोर टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। एटॉमिक क्रिस्टल जो आपके किसी भी एक मेटल के जो है वो आपके क्रिस्टल्स होते हैं, किसी एटम का कोई परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप हो, वो आपका एटॉमिक क्रिस्टल कहलाता है। अच्छा, अब अगर आप किसी कंपाउंड के शेप की बात कर रहे हैं और वो कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड के जरिए से बना है, तो वो जो शेप कहलाएगा वो आयोनिक क्रिस्टल कहलाएगा। अगर आप किसी कोवेलेंट कंपाउंड के शेप की बात कर रहे हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से बना है, तो वो कोवेलेंट क्रिस्टल कहलाएगा। और अगर आप किसी मॉलिक्यूल्स के कंबाइन होने के बाद उसके किसी शेप की बात कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कहलाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो नाउ आफ्टर दैट वी आर मूविंग टू अवर न्यू टॉपिक, दैट इज द आइसोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास अब एक न्यू टॉपिक है। ये हमारे पास क्रिस्टल, टाइप ऑफ क्रिस्टल, ये सब हमारे पास टॉपिक हो गया। अब हमारे पास टॉपिक आता है आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर या शेप, जिसको हम शक्ल भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या है इसको जरा समझ लें हम। इसको हम यूं समझते हैं कि व्हेन टू सब्सटेंस, दो अलग अलग चीजें, ठीक है, हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखें नाम में ही काम छुपा था ना, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब सेम, मॉर्फिज्म का मतलब शक्ल। जब दो आपके पास कंपाउंड ऐसे हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर है लेकिन कंपाउंड अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर सेम है। मिसाल के तौर पे आप देखें ZnSO4, जिंक सल्फेट, नाम अलग, काम अलग, पहचान अलग, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज अलग चाहिए। और दूसरा कंपाउंड आप ले लें NiSO4, निकल सल्फेट, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों का क्रिस्टल शेप सेम होता है और इनका क्रिस्टल शेप होता है ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्या होता है? ये आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा उसमें हम ये सारे क्रिस्टल के शेप पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक सोडियम फ्लोराइड है और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इन दोनों के नाम अलग अलग है, कंपाउंड अलग अलग है, पहचान अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है, लेकिन इनका जो है वो शेप एक जैसा है, जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनल क्रिस्टल। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि ये ट्राइगोनल और ये ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल क्या होता है। अभी तो आप आइसोमॉर्फिज्म पे फोकस करें। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं कि दो कंपाउंड है अलग अलग लेकिन उनकी शक्ल एक जैसी है, ठीक है। तो होगा क्या, अब जब कंपाउंड अलग अलग है लेकिन शक्ल एक जैसी है, तो इससे ये फायदा होगा कि दे हैव सेम एम्पायरिकल फॉर्मूला। इनका एम्पायरिकल फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि शक्ल तो एक ही जैसी है,
ठीक है जी। और ये जो है मिक्स क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, इनके सोल्यूशन भी मिक्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एबिलिटी होती है ओवर ग्रोथ की, एबिलिटी ऑफ ओवर ग्रोथ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि हैं तो दोनों अलग अलग कंपाउंड ना। अब जैसे ये है सोडियम फ्लोराइड है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है या जिंक सल्फेट है या NiSO4 है, भले इनकी शक्ल एक जैसी है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, क्योंकि ये कंपाउंड ही डिफरेंट है ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। शक्ल भले एक जैसी हो लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं ना कि एक नोकिया का मोबाइल है, एक बिल्कुल चाइना का नोकिया जैसा मोबाइल है। अब दोनों की कंपनीज तो डिफरेंट है ना। आप देखें एंड्रॉइड मोबाइल तो बाज औकात कितने सारे एंड्रॉइड मोबाइल हैं जो बिल्कुल शक्ल में सेम होते हैं। रियलमी के देख लें, वीवो के देख लें, इन्फिनिक्स के देख लें, लुक तो बिल्कुल सेम है, एक जैसा लुक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो मॉर्फो है, मॉर्फिज्म है, यानी कि इनकी जो शक्ल है वो आइसो है, सेम है, आइसोमॉर्फिज्म है। लेकिन ये चूंकि दोनों अलग अलग कंपनी के हैं तो इन दोनों के फीचर्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। किसी की रैम ज्यादा, किसी की रैम कम, किसी के फीचर्स ज्यादा, किसी के फीचर्स कम, किसी के अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन ज्यादा, किसी की स्पेसिफिकेशन कम। तो फर्क तो होगा ना बहरहाल, क्योंकि दोनों अलग अलग कंपनी के मोबाइल फोन है तो उन दोनों में तो अलग अलग फर्क होगा। लेकिन चूंकि शक्ल एक जैसी है तो हम ये कह देंगे आइसोमॉर्फिज्म। बिल्कुल सेम थिंग हैपेंस हियर कि व्हेन द टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉर्फो, उनकी जो है वो शक्ल सेम है लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि वो जो है वो अलग अलग कंपाउंड से ताल्लुक रखते हैं। तो ये तो हो गया आइसोमॉर्फिज्म। इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारे पास, पॉलीमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म तो आपको पता चल गया स्ट्रक्चर, और पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत, बहुत स्ट्रक्चर। ये मैंने मैनी कैसे लिख दिया, ये मैनी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही सब्सटेंस है, एक ही कंपाउंड है। अ सब्सटेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक ही सब्सटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, सही है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में। जैसे मिसाल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम मार्बल चिप्स भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइगोनल शेप में भी मिलता है हमें कुदरत से, सही है, और ये हमें जो है वो ऑर्थोरोम्बिक शेप में भी मिलता है। हालांकि फॉर्मूला दोनों का सेम है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है, सही है, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर में मिल रहा है। आप दूसरी एग्जांपल देखें, कार्बन, कार्बन हमें डायमंड की सूरत में भी मिल रहा है, इसका शेप अलग होगा। हमारे पास ग्रेफाइट की सूरत में भी मिल रहा है, इसका शेप अलग होगा। हमारे पास ग्रेफीन की सूरत में भी मिलता है, और हमारे पास बकीबॉल की सूरत में भी मिलता है सब कार्बन, लेकिन इन सब के जो है वो शेप क्या है, डिफरेंट है। कार्बन हमें कोयले की सूरत में भी मिलता है, कार्बन हमें चारकोल की सूरत में भी मिलता है। तो अब अलग अलग शक्लों में जब मिल रहा है तो लाजिम सी बात है उसकी शक्लें तो डिफरेंट होंगी ना। हमारे पास काले रंग का कार्बन भी मिल रहा है, हमारे पास हीरे की सूरत में भी कार्बन मिल रहा है, तो उसकी तो शक्लों में फर्क है। तो इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, है एक ही कंपाउंड लेकिन डिफरेंट शक्ल में मिल रहा है। मैं एक इसकी नॉर्मल एग्जांपल दूं, आपके पास सैमसंग मोबाइल की कंपनी है कि, लेकिन डिफरेंट शक्ल के मोबाइल फेंक रही है। आप यही कह सकते हैं कि हाँ भाई कंपनी तो सेम है लेकिन मोबाइल की शक्लें अलग अलग हैं। तो होगा क्या, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है वो बहरहाल सेम रहेंगी। वो सेम यू रहेंगी क्योंकि एक ही कंपनी से बिलोंग करता है, तो एक ही किस्म के जो है वो मटेरियल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। वैसे तो मोबाइल के अंदर ये एग्जांपल फिट नहीं होती, वो तो जब नई शक्ल भेजते हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन भी नहीं होते, लेकिन बस आप समझ लें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि डिफरेंट शक्ल होंगी, प्रॉपर्टीज उसकी बहरहाल सेम रहेंगी, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि आज के लिए इतना काफी है या मजीद आगे हम पढ़ा लें, और या आज के लिए इतना काफी है? कोई सवाल है तो सवाल पूछ लें।